हूं शाहीन, पेश है आज की खबरें। कोरोना की वजह से करीब 2 महीने तक बंद रहने के बाद दिल्ली एम्स की ओपीडी सेवा शुक्रवार को शुरू हो गई है। दिल्ली एम्स की ओपीडी सेवा को चरणवार तरीके से खोला जा रहा है। अभी कम संख्या में ही मरीज देखे जाएंगे। ऑनलाइन या टेलीफोन से अपॉइंटमेंट लेकर पहुंचने वाले मरीज ही ओपीडी में देखे जाएंगे। दिल्ली एम्स में पहले से अपॉइंटमेंट नहीं होने पर मरीजों को बगैर इलाज के लौटना पड़ सकता है। एम्स प्रशासन ने रूटीन सर्जरी भी दोबारा शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। इसीलिए ओपीडी के माध्यम से मरीज अस्पताल में भर्ती भी किए जाएंगे। हालांकि अभी मरीजों की संख्या कम ही रहेगी, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के कारण दिल्ली एम्स में 19 अप्रैल को ओपीडी सेवा बंद कर दी गई थी। इस वजह से दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए परेशान होना पड़ रहा था और करीब 2 महीने बाद एम्स की ओपीडी सेवा को आज से शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी भी सावधानी बरती जा रही है। कोरोना महामारी की शुरुआत होने वाले साल 2020 में स्विट्जरलैंड के विभिन्न बैंकों में भारतीय लोगों और फर्मों द्वारा जमा धन में जबरदस्त बढ़त हुई है। साल 2020 में ये बढ़कर करीब 20,700 करोड़ रुपए पहुंच गई थी, जो पिछले 13 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। साल 2019 में स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन सिर्फ 6,625 करोड़ रुपए था, यानी एक साल में ही इसमें 3 गुना से ज्यादा की बढ़त हुई है। गौरतलब है कि पिछले 2 साल में स्विस बैंकों में जमा धन घटने लगा था। भारतीय लोगों और फर्म ने ये धन स्विस बैंकों में सीधे अपने खातों या भारत स्थित उनके ब्रांच और अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से जमा किए हैं। कोरोना वायरस के संकट के बीच देश में अलग अलग हिस्सों में ब्लैक फंगस के मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। मुंबई में ब्लैक फंगस के शिकार हुए 3 बच्चों की आंखें निकालनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक तीनों ही बच्चे कोरोना से रिकवर हो चुके थे, लेकिन बाद में ब्लैक फंगस का शिकार हो गए। इसके बाद मुंबई के प्राइवेट अस्पतालों में आए इन केसों में तीनों बच्चों की उम्र 4, 6 और 14 साल है। डॉक्टर्स के मुताबिक 4 और 6 साल के बच्चों में डायबिटीज के लक्षण नहीं हैं, जबकि 14 साल वाले बच्चे में इसके लक्षण देखने को मिले हैं। इसके अलावा एक 16 साल की लड़की भी है, जो कोरोना से रिकवर होने के बाद डायबिटीज का शिकार हो गई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने नए आरोप लगाते हुए कहा है कि राम मंदिर के लिए 12,080 वर्ग मीटर जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई है, जबकि उसके बगल में 10,370 वर्ग मीटर जमीन सिर्फ 8 करोड़ रुपए में खरीदी गई। इससे साफ पता चलता है कि जमीन की खरीद में भ्रष्टाचार किया गया है। संजय सिंह ने आगे आकर कहा है कि अगर 8 करोड़ 10,370 वर्ग मीटर जमीन खरीदने के रेट को सही मान लें तो भी 18.5 करोड़ रुपए में करीब 26,000 वर्ग मीटर जमीन खरीदी जा सकती है, जबकि 18.5 करोड़ में सिर्फ 12,080 वर्ग मीटर जमीन ही खरीदी गई है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के भीतर जारी घमासान अभी थमा नहीं है। वहीं अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट लगातार एक दूसरे पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे। गहलोत गुट की ओर से निर्दलीय विधायक महादेव सिंह खंडेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत ही कांग्रेस है। इस दौरान महादेव सिंह खंडेला ने कहा है कि सचिन पायलट को कांग्रेस ने जितना मान सम्मान दिया वो कहीं नहीं मिलता, लेकिन सचिन पायलट ने जो पार्टी के साथ किया वो नहीं करना चाहिए था। सचिन पायलट को कंधे से कंधा मिलाकर राजस्थान की जनता के लिए काम करना चाहिए था। अशोक गहलोत गुट की ओर से जब ऐसा हमला किया गया तब पायलट गुट की ओर से पलटवार किया गया। कांग्रेस नेता सुभाष मील ने पलटवार करते हुए कहा है कि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव लड़ा था, वो कैसे ऐसी नसीहत दे सकते हैं। बिहार के समस्तीपुर में सदर डीएसपी प्रीतिशी कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कैनरा बैंक विक्रमपुर में 1,20,000 और एसबीआई ताजपुर में 3,50,000 रुपयों की लूट हुई थी। इसी बीच एचडीएफसी बैंक हाजीपुर में बड़ी लूट की घटना सामने आई। वहीं पुलिस ने इस लूट की घटना को गंभीरता से लेते हुए छापेमारी कर लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 2 पिस्टल, 13 कारतूस, 3 बाइक, 4,52,000 रुपए लूट के बरामद किए हैं। विगत 2 माह से इधर के 3 जिलों में एक बैंक लूट गिरोह सक्रिय था, जिसका पूरी तरह से उद्भेदन, लूटे गए रुपयों की बरामदगी, हथियार की बरामदगी और गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि 29 अप्रैल और 19 मई को हम लोगों के समस्तीपुर जिले में 2 बैंक लूट की घटनाएं हुई थी, जिसमें कुल 9,70,000 रुपये की लूट हुई थी। उसमें से 4,52,000 हम लोगों ने बरामद किया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त हथियार, बैग सभी बरामद है। साथ ही यह भी पता चला है कि इसी गिरोह द्वारा जड़ुआ स्थित एचडीएफसी बैंक से लूट की गई थी
इस पूरे गिरफ्त की जब छापेमारी की गई, गिरफ्तारी की गई, तो उसमें से तीनों बैंक से लूटे गए कुल रुपये 93,19,500 रुपया इस गिरोह के पास से बरामद हुआ है, जिसमें से 4,52,000 रुपये समस्तीपुर जिले से संबंधित बैंकों से संबंधित थे और 88 लाख रुपये वो HDFC बैंक से संबंधित थे। इसमें से 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 अन्य चिन्हित हैं, जिसके लिए छापेमारी चल रही है। उसकी गिरफ्तारी बहुत जल्द हो जाएगी। टीम में जो पुलिस पता इनके द्वारा विगत 2 महीने में 4 बैंक लूट की घटनाएं अंजाम दी गई थी, जिसमें से एक में ये असफल हुए थे, बाकी 3 में से इन्होंने रुपये की लूट की थी। पूरा गिरोह की पहचान हुई है, अधिकांश उसमें से मुजफ्फरपुर से संबंधित थे, एक अपराधी उसमें से समस्त। उत्तर प्रदेश के भदोही में हुई पहली तेज बारिश में ही विकास के दावे खोखले नजर आने लगे हैं। वहीं सड़कों पर आने जाने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा और यही स्थिति भदोही के विभिन्न क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही है। ये बहुत बड़ी समस्या आज से ही नहीं बल्कि कई वर्षों से यहाँ के लोग इस अव्यवस्था को झेल रहे हैं। जहां जनप्रतिनिधि अपने अपने विकास के दावे की बात करते हैं, वहीं ये जल भराव उनके इस दावे को मुंह चढ़ाते नजर आता है और आम जन एक तरफ कोरोना से उबर भी नहीं पाए थे कि तो दूसरी तरफ प्राकृतिक लॉकडाउन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से नई बाजार स्थिति डाकघर में कामकाज बाधित हो रहा है। दरअसल बारिश के पानी से डाकघर के सारे काम कमरे में जलमग्न हो गए हैं, जिसके बाद डाककर्मियों के आने पर जमीन पर पड़े सभी कागजात को सुरक्षित कर लिया गया है। वहीं डाककर्मियों ने नगर पालिका अध्यक्ष से मांग की है कि नालियों की अविलंब सफाई कराई जाए और विभाग के उच्च अधिकारियों से नवीन भवन निर्माण की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक सड़क दुर्घटना में एक साधु का शव बरामद हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों साधु रामचरण कहीं जाने के लिए घर से निकले थे, जिसके बाद उनका कहीं भी पता नहीं चल सका और खोजबीन करने पर परिजनों को निराशा ही हाथ लगी थी। इसके बाद परिजनों ने मथुरा के पोस्टमार्टम गृह पहुंचकर मृतक की शिनाख्त रामचरण के रूप में कर ली गई है, जहां 2 दिन पूर्व तक सड़क दुर्घटना में युवक का शव मिला था और मृतक की शिनाख्त न होने पर पुलिस साधु के शव को पोस्टमार्टम गृह में ले आई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है। राकेश, जिनकी मौत हुई है कौन है? ये हमारे चाचा जी लगते हैं और ये साधु थे और ये गांव में भागवत चालू थी, वहाँ से भागवत देख करके आ रहे थे और वहाँ से कहीं भी घूमने का मन किया है उनका, तो वहाँ से निकल गए थे। ताज हाईवे पर जा रहे थे, वहाँ पे किसी अज्ञात वाहन ने इनको एक्सीडेंट मार दिया। अच्छा, कब निकले थे और कब पता ये चला? 15 को निकले थे और हमको आज सुबह पता चला है, वो न्यूज़पेपर में देख करके। हमने खोजना शुरू किया था 15 से, पर मालूम नहीं पड़ी थी। अभी 16-17 को पेपर में दिया गया था अज्ञात, तो हमने किया 2-4 जगह जाके, फिर उसमें माठ थाने का दिया था, वहाँ जा कर के मालूम किया, तब जाके पता चला। क्या नाम है आपका? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पुरानी रंजिश को लेकर एक अधेड़ पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। वहीं इस घटना में मोहम्मद अलीम ने अपने भांजे फरहान पर लाठी, डंडों और लोहे की रॉड से हमला करने का आरोप लगाया, जहां खून से लथपथ मोहम्मद अलीम को जिला अस्पताल में भर्ती कर इलाज कराया जा रहा है। इस घटना को लेकर पीड़ित के पुत्र मोहम्मद हसीन ने कोतवाली नगर में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। अरे कोई मामला नहीं ना, घास छिलवा रहे थे अपने प्लाट पे कि कोतवाल साहब आने वाले थे मौका देखने के लिए। हमारी दीवार गिरा दी था 4 महीना पहले, घास छिलवा रहे थे कि हमने कि सफ़ा हो जाए, तो उन लोग आए, सब लोग यानी कि 5 आदमी 6 आदमी, और सब मारना शुरू करे राड से और उसे लाठी से, डंडे से, हाथी से बहुत मारा कि वो रिजवान है और मैना है, नौसाद और नौसाद, शमशाद हैं, शमशाद और उसका क्या नाम है, लाल बाबू और चांद बाबू, और उसका भांजे का राशिद, इसका रिजवान का भांजा। लड़वाई ज़मीन की है, यानी कि हम साफ कर रहे हैं, हम लड़ने थोड़ी नहीं जा रहे हैं। हम कोई अपना दरवाजा ना साफ करे, अपना हमारा प्लाट है, हम साफ कर रहे हैं, करवा रहे हैं। हमने साफ भी नहीं किया, करवा रहे हैं। हम लोग को आए, मारने लगे, 3 सेट में मारी न, फिर इसका बाहर ले जाके मारी लाठी और डंडे से, राड से। अच्छा,
आज के लिए खबरों में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।